हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री के संपूर्ण बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर वाले क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट अंतर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सारे अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए। कल के पेपर में आपके अंतर इन्हीं वीडियो में से बनेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिलहाल ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार कर लेना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। एक साइड लिखेंगे डीएनए और एक साइड लिखेंगे आरएनए। फर्स्ट पॉइंट आपको लिख देना कि इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब ये 2 पॉइंट बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे। कैसे? डीएनए का पूरा नाम आपको पता होगा तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही लिख देना। इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें शर्करा कौन सी पाई जाती? राइबोस शर्करा पाई जाती। कौन सी? डीऑक्सी, क्योंकि डीएनए है तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? राइबोस शर्करा पाई जाएगी। तो 2 पॉइंट आपके तैयार हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पे है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन क्षार पाए जाते हैं। क्षार आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षार पाए जाते हैं। इनमें 3 क्षार तो सेम होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। पर डीएनए में थायमिन क्षार पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए में थायमिन क्षार पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि आरएनए में थायमिन बेस क्षार पाया जाता है, तो थायमिन बेस क्षार पर कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 4। यह जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है। डीएनए क्या करता है? जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना को प्रदान करता है। आरएनए क्या करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद 5 पॉइंट, डीएनए का अणुभार आरएनए से अधिक होता है और डीएनए से कम होता है आरएनए में। ठीक है, तो 5 पॉइंट याद रखिएगा। डीएनए का जो अणुभार होता है वो आरएनए से अधिक होता है। ठीक है, और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में डीएनए से कम होता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमने लिख दिए। ये इतना बड़ा नहीं आता, ज्यादा में ज्यादा या तो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा या तो 3 नंबर। ठीक है, फिलहाल तो ज्यादातर 2 नंबर में ही पूछा गया। तो 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो 4 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिखना है। तो अगर 2 में पूछा जाए तो 3 पॉइंट, 3 नंबर में पूछा जाए तो 4 पॉइंट। फिलहाल आपको पांचों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला गैल्वनी सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, लगातार ये अंतर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैल्वनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ठीक है, या तो आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वनी सेल में अंतर, तो ये इधर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक साइड लिखेंगे गैल्वनी सेल और एक साइड लिखेंगे विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वनी सेल का पहला पॉइंट, यह सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, गैल्वनी सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, गैल्वेनी सेल में क्या होता है? बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है और विद्युत अपघटनी सेल में ऊर्जा जो होती है वो अधिक मुक्त होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसका है कि यह क्रिया जो होती है वो स्वतः होती है और यह क्रिया स्वतः नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद 4 पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में होते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 पॉइंट है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, 5 पॉइंट हमने गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में भी
लिख दिए। ये 3 नंबर से ऊपर में नहीं पूछे जाएंगे, या तो 2 नंबर में या तो 3 नंबर में। ठीक है, जो अंतर वाले क्वेश्चन है ज्यादातर 2 या 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमने इसमें भी लिख दिए, आपको ये पूरा याद कर लेना है। इसके बाद है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस साल पूछे जाने की 100% चांसेस। ठीक है, तो लेंथेनाइट का फर्स्ट पॉइंट है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। और एक्टिनाइड वाले जो होते हैं वो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये तत्व जो होते हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइट कहते हैं। और एक्टिनाइड में ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना, बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही इजीली आप इन्हें याद भी कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। बस इतना आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में लिख देना। ठीक है, 3 पॉइंट हमने लिखवा दिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो इस अंतर को भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 101% पूछा जाए। 7 सेट होते हैं तो 1 या 2 सेट में ये अंतर वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ ही लिया जाता है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो इसके आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। एक साइड लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि और एक साइड लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। पहला लिखेंगे पॉइंट इसमें, यह प्रायोगिक मान होता है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है यह एक प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, और यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, अभिक्रिया की कोटि में यह पूर्णांक भिन्नात्मक ऋणात्मक हो सकता है। मतलब ये पूर्णांक भी हो सकता है, मतलब प्लस, इसकी वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस में भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब बटे में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये 3 हो सकती है, पूर्णात्मक, भिन्नात्मक व ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभिक्रिया की जब भी अभिक्रिया की जो कोटि निकलेगी वो तो या पूर्णात्मक होगी, भिन्नात्मक होगी, या तो ऋणात्मक होगी। पर अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो सदैव पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, वो सदैव कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पर कोटि जो होती है वो पूर्णांक, भिन्नात्मक, ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, पर ये जो होती है आणविकता ये सदैव एक ही होती है, मतलब पूर्णांक संख्या ही होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, ये शून्य हो सकती है और यह कभी शून्य नहीं होती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य होती है, ठीक है, हो सकती है, पर अभिक्रिया की आणविकता जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद 4 पॉइंट है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। अभिक्रिया की कोटि से क्या मिलता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी। तो 4 पॉइंट क्या लिखेंगे, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। इसके बाद इसका 4 पॉइंट है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी नहीं मिलती, अपोजिट है, इससे मिलती है, इसमें नहीं मिलती। इसके बाद 5 पॉइंट है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है और यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। ठीक है, जो कोटि होती है वो उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। और आणविकता में क्या होती है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। ठीक है, तो ये था आणविकता तथा कोटि तथा आणविकता में अंतर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ना नहीं है। तो ये थे 4 सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये 4 अंतर को तैयार कर लेते हैं, 100% अंतर से क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये चारों अंतर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ये पूछेगा। ठीक है, तो इन चारों अंतर को आपको तैयार कर लेना, इन्हीं में से कल के पेपर में आपके पूछे जाएंगे। तो इन चारों को तैयार करें। बाकी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आज डाली थी, जिसमें 10 से ज्यादा हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं करवाई थी, जिनको आपको तैयार कर लेना है। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% उन्हीं में से आपके कल के पेपर में पूछी जाएगी। तो वो वीडियो हमने डाली थी, वो आपको चैनल पे जाकर देख लेना। बाकी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आपको पूरा देख लेना। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम रिएक्शंस, सारे कुछ उसमें आपको
मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।